वेलकम स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था फिजिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइलाइड्स। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नंबर वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहली बात आती है आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं इनकी डेंसिटी जो होती है आपका वाटर से ज्यादा होती है। तो द डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इज हैवियर या इज हायर देन वाटर। ठीक है। एक तो ये डेंसिटी एज द नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होती है, डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसलिए एक तो डेंसिटी का याद रखना है कि डेंसिटी क्या होती है हमारी, इनकी डेंसिटी हाई होती है। नंबर टू, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एल्काइलाइड के, वो हमेशा क्या है, ज्यादा होते हैं अपने कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इज ऑलवेज हायर देन its corresponding हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपरेबल मोलर मास। कंपरेबल मोलर मास, इनका क्या मतलब है? ये कहते हैं जो कंपरेबल मोलर मास के आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके मुकाबले एल्काइलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए आपने एल्काइलाइड लिया CH3, CH2 और Cl। ये एल्काइलाइड है। अगर आप इसका मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 तो कार्बन का हो जाएगा, 5 हमारा हाइड्रोजन का हुआ, प्लस 35.5 ये हो गया, तो ये हमारा हो गया 40 और यानी 64.5 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास हुआ। अब अगर मैं बात करता हूं इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन CH3, CH2, CH3, तो 36 तो हो गया हमारा कार्बन का, प्लस 8 हो गया किसका हमारा, 12 बर्स 36। अगर मैं इसमें ले लेता हूँ 12 24, 5 और 35 और 5, इसका मतलब ब्यूटेन लेना पड़ेगा मुझे। CH3, CH2, CH2, CH3, तो 48 तो किसका हुआ हमारा? 48 हो गया आपका, 48 और जी 3 5 7 3 10, 58, ये भी नहीं बैठता। हम बैठाएंगे फिर पेंटेन C5H12, तो 12 पंजे 60 और प्लस 12 72, ये ज्यादा हो जाएगा। ब्यूटेन का मान लेते हैं C4H10, 12 चौक 48 और 10 58, लगभग कंपेरेबल मोलर मास है। एक का 64 है, एक का 58 है। तो कहते हैं बताओ जो एल्काइल हैलाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, और अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो उसका कम होता है। ऐसा क्यों? तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड में, यहां पर क्या है प्लस चार्ज, यहां पर क्या है माइनस चार्ज। तो इन एल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसका मतलब क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स
exist but in hydrocarbon weak van der Waals फोर्स, सुना होगा आपने van der Waals फोर्स के बारे में। वीक van der Waals फोर्स एग्जिस्ट, इसमें क्या होता है, वीक van der Waals फोर्स होगी। 11 में बताया था आपको, डायपोल डायपोल फोर्स, van der Waals फोर्स वगैरह। हेंस इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड is greater than corresponding हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल, कॉरस्पॉन्डिंग के बजाय देन कर लो, देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो समझ लीजिएगा, वो कहते हैं कि अगर आप ये बताओ कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्काइलाइड का, वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, हाइड्रोकार्बन से। यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग हटा दो भाई, हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलर मास। अगर आपने उतने मोलर मास का एल्काइलाइड लिया, उतने मोलर मास का लगभग आपने क्या लिया, हाइड्रोकार्बन लिया, तो एल्काइल हैलाइड का ज्यादा होगा, हाइड्रोकार्बन का कम होगा। क्यों, वजह क्या है उसकी? तो वजह बेटा सबसे बड़ी बात होती है कि आपका एल्काइल हैलाइड में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है और हाइड्रोकार्बन में वीकेस्ट फोर्सेस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है हमारी कि वो कहते हैं बताओ जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखिए वो कहते हैं, मान लीजिए हमने 4 सेम एल्काइल ग्रुप, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो हम RI, RBr, RCl, RF, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, देखिए जैसे जैसे हम क्या करते हैं, आयोडीन का मोलर मास ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन का क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा, तो जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो van der Waals फोर्स बढ़ती है, और van der Waals फोर्स बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम लिख देंगे, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ऐसा क्यों हुआ, तो हम बता देंगे ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास van der Waals फोर्स इंक्रीज, क्या होगा, van der Waals फोर्स इंक्रीज हो जाती है, ड्यू टू विच बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। हेंस बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड विल बी एज अबव, ऐसे होगा जैसे आपको ऊपर बताया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या बात आती है हमारी, नेक्स्ट बात आती है बेटा, अगला क्वेश्चन, वाई फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ऑन ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ब्रांचिंग होने पे घट जाता है आइसोमेरिक एल्काइलाइड के लिए। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने लिया CH3 CH2 CH2 और आपका Br, तो फर्स्ट डिग्री है। अगर आप यहां बात करते हैं, ये सेकेंड डिग्री हुआ। अगर आप यहां बात करते हैं, इसके बाद ये थर्ड डिग्री हुआ। तो कहते हैं बताओ ऐसा क्यों होता है कि ब्रांचिंग होने पर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आइसोमेरिक एल्काइलाइड्स के लिए घट जाता है।
तो आप बताएंगे ऑन ब्रांचिंग सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज एंड मॉलिक्यूल tend to take राउंड शेप। मॉलिक्यूल क्या लेना चाहता है? राउंड शेप का मतलब क्या? स्फेरिकल, विच है मिनिमम सरफेस एरिया, जिसके पास में क्या होता है? मिनिमम सरफेस एरिया होता है, ड्यू टू विच it have weakest intermolecular force। so boiling point decrease, इसलिए boiling point क्या होगा? boiling point डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके जिनको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के रीजनिंग क्वेश्चन। और भी हैं, क्या है? अब बात आती है, तो आपने डेंसिटी पढ़ ली, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है हमारा सॉल्युबिलिटी के लिए। क्वेश्चन है व्हाई एल्काइल हैलाइड आर लेस soluble in water although they are polar in nature। ये बताइएगा, जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं इन वाटर ऑल्दो दे आर पोलर इन नेचर। देखिए, एक कंडीशन होती है कि जो पोलर कंपाउंड है वाटर में सॉल्युबल होंगे, जो नॉन पोलर होते हैं वो नहीं होते। लेकिन एल्काइल हैलाइड हमारा पोलर है, पोलर होने के बावजूद भी वो क्या होता है? वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है या लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, लेस सॉल्युबल मतलब बहुत कम सॉल्युबल है, ना के बराबर मान के चलते हैं। ऐसा क्यों? जबकि अगर आप बात करते हैं, मान लीजिए आपने एल्काइल हैलाइड लिया, तो ये प्लस माइनस चार्ज इसके ऊपर, वाटर के पास भी क्या है? प्लस माइनस चार्ज है, ये भी पोलर है, ये पोलर है। जबकि जो पोलर होते हैं उनको क्या है? वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए था। तो क्या कारण है बेटा? तो समझ लीजिएगा, आप जानते हैं। आंसर लिखेंगे सिंस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज्ड less amount of energy are released by the interaction of by the interaction of alkyl halide and water, which is not as strong as original, which is not as strong as original hydrogen bond in water। इसका मतलब क्या है? ये कहते हैं जब एल्काइल हैलाइड, देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना, यही हमारी क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। और ये कहते हैं जब दोनों इंटरेक्ट करते हैं, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और वो जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो जो ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर में उनको तोड़ सके। तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ये जो एनर्जी निकली है तोड़ नहीं पाती है, जिस कारण क्या होता है? पोलर नेचर में होने के बावजूद भी एल्काइल हैलाइड वाटर के अंदर
इनसॉल्युबल हो जाता है। तो ये हमारे रीजनिंग क्वेश्चन है जो आते हैं आपका किसके अंदर, एल्काइल हैलाइड के अंदर। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बात है जी, देखिए आगे बात आती है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ए, पहला कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बी कहलाता है रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। सी कहलाता है आपका एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये 3 रिएक्शन होती है एल्काइलाइड की, जिनके बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात आती है हमारी किसके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, यानी ए पार्ट जो आपको बताया गया। तो ध्यान समझना इसमें, ए का फर्स्ट पार्ट यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। अगर आप कभी भी एल्काइल हैलाइड से हैलोजन हटा करके OH लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने CH3 CH2 Cl लिया और आप यहां से OH Cl हटा के OH लाना चाहते हैं, तो एक्वस NaOH या KOH इसके साथ एक्शन कराएंगे। जब इनके साथ एक्शन कराएंगे तो यहां से क्या होगा, CH3 CH2OH प्लस KCl या आपका NaCl, ये बाहर निकल जाएंगे। एक तो ये है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आप इस रिएक्शन करा दें Ag2O मॉइस्ट यानी नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, ये एक तो बनाएगा CH3 CH2OH और प्लस AgCl। हालांकि महंगा होता है, इसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आप कहेंगे मोस्ट का मतलब क्या है, जब मोस्ट लग जाता है तो AgOH में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअल में जब Ag2O रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो ये बनाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। उसके बाद में यहां से क्या होगा, और प्लस Ag2O और यहां से OH बना हमारा मोइस्ट सिल्वर, और जी आपका ये नहीं भाई, सॉरी, दूसरी रिएक्शन हो रही है, ये नहीं है। दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप। अगर आपको हैलोजन ग्रुप हटा करके Cl ग्रुप लाना है तो क्या करेंगे आप, देखिए आपको क्या करना है, CH3 CH2 Cl की रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KCN के साथ। KCN के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CN बन जाएगा बेटा। इसको बोलेंगे आपका प्रोपेन नाइट्राइल और प्लस KCl। अब अगर हम फर्दर CN ग्रुप को चेंज करना चाहते हैं तो CN ग्रुप को फर्दर चेंज कर सकते हैं। इसके 3 तरीके हमारे पास CN को। पहला तरीका हम ऐसा बना लेते हैं, और ये हमारा तीसरा तरीका है। अगर हम रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, ये बनाएगा CH3 CH2COH प्लस NH3, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है।
अगर हम यहाँ पार्सल हाइड्रोस करेंगे मीन्स OH माइनस H2O, ये बनाएगा CH3 CONS2। अगर हम इसका रिडक्शन कराएंगे यानी हमने ले लिया Na ऑब्लिक C2H5OH, तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2NH2 में। तो इस तरीके से पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे आपका CN ग्रुप को कन्वर्ट करें, Cl को CN में कन्वर्ट करेंगे, फिर CN को इन कन्वर्ट के द्वारा COH में, CONS2 में, ये और CH2NH2 में, इनमें हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद में आता है सब्स्टिट्यूशन बाई थर्ड, सब्स्टिट्यूशन बाई NC ग्रुप। अगर आपको NC ग्रुप जोड़ना है आइसोसाइनाइड तो CH3 CH2 Cl प्लस, अब यहां लेंगे हम एल्कोहलिक AgCN, तो क्या बनाएगा CH3 CH2 NC प्लस AgCl। इसका नाम होता है इथाइल आइसोसाइनाइड या होता है इथाइल कार्बाइल अमीन। इथाइल कार्बाइल अमीन कहलाएगा। फोर्थ पार्ट सब्स्टिट्यूशन बाई NH2 ग्रुप। अगर हमें हाइड्रोजन हटा करके NH2 ग्रुप जोड़ना है तो क्या करेंगे CH3 CH2 Cl प्लस NH3। ये ध्यान रखना ये एक्सेस में है, तो जब एक्सेस में होगा बनाएगा CH3 CH2 NH2, इसका नाम होगा इथेनामीन, इथेनामीन कहलाता प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगर वो आपसे कहता है नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन बाई NO2 ग्रुप। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ, और वो भी कैसा एल्कोहलिक, लिख देते हैं AlCO, क्या बनेगा CH3 CH2 NO2 प्लस AgCl। ये बनता है नाइट्रोइथेन, नाम होगा नाइट्रोइथेन। ठीक है भाई, फिर समझिएगा अगर हमें हैलोजन हटा करके CN ग्रुप जोड़ना है तो हम एल्कोहलिक AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CN आ जाएगा। अगर हमें Cl हटा करके यानी हैलोजन हटा करके NH2 ग्रुप जोड़ना है तो अमोनिया सेक्शन कराएंगे। अगर हमें हैलोजन हटा करके NO2 जोड़ना है तो एल्कोहलिक AgNO2 सेक्शन कराएंगे। इसी के साथ साथ अब आगे आ जाते हैं यानी 6 सब्स्टिट्यूशन बाई नाइट्राइल ग्रुप। एक होता ONO2, एक होता है NO2। तो अगर हम इस रिएक्शन कराएंगे CH3 CH2 Cl KNO2 के साथ पोटेशियम नाइट्राइट, तो बनाएगा CH3 CH2 ON डबल बॉन्ड O, इसका नाम होगा इथाइल नाइट्राइट, इसको इथाइल नाइट्राइट बोलेंगे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या होगा, अगर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन बाई एस्टर ग्रुप, एस्टर को लगाना है हमें। मान लीजिए हमने CH3 CH2 Cl लिया तो हम इस रिएक्शन कराएंगे ON NaOCH3 सॉरी सिल्वर एस्टेट के साथ AgOOC CH3, मैंने उल्टा लिख दिया CH3COAg को, इसका नाम होगा सिल्वर एसिटेट। सिल्वर एसिटेट होगा तो यहां से क्या होगा AgCl, ये बनाएगा CH3 COO C2H5 प्लस AgCl, इसका नाम होगा आपका इथाइल एथेनोएट, ये इथाइल एथेनोएट कहलाता है।
उसके बाद में 8 सब्स्टिट्यूशन बाई एस्टर हो गया। एस्टर के बाद आपका सब्स्टिट्यूशन बाई ईथर। अगर आपको हेलोजन हटाकर ईथर जोड़ना है, अगर आपने ये कन्वर्ट ढंग से समझ लिए क्या जोड़ के क्या हटाना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं होगी। बार बार बोल रहा हूं आपसे, इसलिए सब क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। CH3CH2Cl यहां ले लेंगे NaOCH3, मान लीजिए हमने ये लिया, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, CH3CH2O CH3, इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन कहलाता है। उसके बाद में 9 क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन बाई आपका हाइड्रोजन। मान लीजिए आपने CH3CH2Cl की रिएक्शन करा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाइड्रोलिपरेट करेगा, देगा इसको, और ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो आप देखो कितने ग्रुप हमारे, लगभग 9-10 सेक्शन होगी। ईथर जुड़ गए, एस्टर जुड़ गए, अमीन जुड़ गए, और बाकी सारे ग्रुप हमने यहाँ पर जोड़ दिए। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इस तरह से इन ग्रुप्स को देखते हैं। अब आगे क्या आता है इसके बाद आता है जी आपका, हम लेते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारी नंबर 1 प्रॉपर्टी थी। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या आएगी, हम दूसरी प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद मेटल। अगर आप रिएक्शन विद मेटल दिखाते हैं तो नंबर 2 है रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ। इसमें पहली रिएक्शन आती है ए, जिसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, जब हमारा एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहां से Cl, यहां से Na, क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl, तो क्या बन जाती है, इथेन बन जाती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। बी रिएक्शन विद मैग्नीशियम। क्या होगा, जब आप CH3CH2Cl की रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनाएगा, CH3CH2MgCl। इसको बोलते हैं हम इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और जनरली इसको हम लिखते हैं क्या, और RMgX, यानी इसको बोलेंगे RMgX। ठीक है, तो इस तरीके से वुड्स रिएक्शन हो गई, रिएक्शन विद क्या हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, यानी हमें हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों बनाना चाहिए। अगर उसको हम एनहाइड्रस कंडीशन में बनाएंगे तो हमें क्या दिक्कत होगी, तो देखिए हम क्या करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, CH3CH2Mg मान लीजिए Cl आया, और यहां पर आपका मॉइस्चर आ गई, तो मॉइस्चर क्या करेगी, मान लीजिए ये प्लस ये माइनस, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है नॉन मेटल है, ये प्लस ये माइनस, अब ये बना देगी आपका CH3CH2 और आपका CH3 और प्लस MgOHCl। तो इस तरीके से यहाँ क्या बन जाएंगे, हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे, जिस कारण आग लग जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना होता है तो एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनाना होता है। थैंक यू।